हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में भारत की नदियों को कवर करेंगे। हालांकि पहले भी हमने एक वीडियो बनाई है, उसमें ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी तंत्र को अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है, लेकिन वो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती, इसीलिए जो बाकी की नदियां हैं, जो मध्य भारत की नदियां हैं और दक्षिण भारत की नदियां और गंगा नदी, इन सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम एक एक करके उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे। गंगा नदी भारत की प्रमुख नदी भी है और ये इसकी धार्मिक मान्यता भी बहुत है। भारत और बांग्लादेश दोनों ही देशों में गंगा नदी निकलती है। अब जो गंगा नदी है उसका बांग्लादेश में जाकर पद्मा नाम हो जाता है। गंगा नदी जो है वो अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी दोनों के ही मेल से बनती है। अब जो भागीरथी नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री हिमनद के गोमुख नाम के स्थान से निकलती है। और अलकनंदा नदी कहाँ से निकलेगी, तो बद्रीनाथ के पास सतोपंथ या सतोपथ ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है। अब जैसे ही अलकनंदा नदी सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है, जैसे ही वो धौली गंगा से जुड़ती है, तब उस जगह का नाम विष्णुप्रयाग पड़ जाता है। फिर अलकनंदा आगे चलती है और नंदाकिनी नदी से मिलती है, तो उस जगह का उस स्थान का नाम नंदप्रयाग हो जाता है। जब अलकनंदा आगे चलकर पिंडार नदी से मिलती है, तो उस स्थान का नाम कर्णप्रयाग हो जाता है। और अलकनंदा नदी जब मंदाकिनी नदी, जिसे काली गंगा भी कहते हैं, उससे मिलती है, तो उस स्थान का नाम रुद्रप्रयाग हो जाता है। और जब अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है, तब वह स्थान देवप्रयाग कहलाता है। यह वही स्थान है जहाँ से गंगा का उद्गम होता है, या यहीं से वो गंगा बनती है। अब गंगा नदी जो है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड जो है वो गंगा नदी का उद्गम स्थल कहलाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई जो है वो गंगा नदी की है। कुछ भाग इसका बिहार और पश्चिम बंगाल में भी है। और सबसे कम लंबाई जो गंगा नदी की है, या सबसे कम क्षेत्र जो है, वो झारखंड का है। अब जो गंगा नदी है उसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। उत्तराखंड में इसके निकट कौन कौन से जो जगह है या स्थान है जो प्रसिद्ध हैं, तो उत्तरकाशी, टेहरी, देहरादून और हरिद्वार, ये सब गंगा नदी के किनारे बसे हुए ही शहर हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ से निकलती है गंगा नदी, तो सहारनपुर, बदायूं, मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, बिजनौर, मेरठ, एटा, बुलंदशहर, फर्रुखाबाद, मिर्जापुर, गाजीपुर, अलीगढ़, कन्नौज, रायबरेली, प्रयागराज जिसका नाम पहले इलाहाबाद था, वाराणसी, ऐसे कई जिलों से होकर उत्तर प्रदेश में गंगा नदी निकलती है। अब बिहार के कुछ शहर हैं, जैसे बक्सर, भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर और भागलपुर। ये जिले बिहार के हैं जिनसे होकर गंगा निकलती है। और झारखंड में केवल एक ही जिला है जिसका नाम है साहबगंज, वहाँ से गंगा नदी निकलती है। और झारखंड से होते हुए जब वह पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, तो मालदा, मुर्शिदाबाद, बहरनपुर, नदिया, वर्धमान, हुगली, हावड़ा, नॉर्थ और साउथ 24 परगना, पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर और कोलकाता से होते हुए जब वह बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो उसका नाम पद्मा हो जाता है। और जब वह ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है, तो इन दोनों का ही नाम मिलकर मेघना नदी हो जाता है। और ये जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले यह एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती हैं, जिसे कि सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। डेल्टा वह जगह होती है जहां नदी महासागर में मिले, और उस जगह पर नदी के द्वारा जो बहाकर लाई गई मिट्टी है ना, वो किसी कारण से नदी की धारा और कई धाराओं में बट जाएगी, और त्रिभुजाकार क्षेत्र को डेल्टा कहा जाएगा। और जो त्रिभुजाकार क्षेत्र में जहाँ मिट्टी फैल के बैठ गई है, वह बहुत ही उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करती है। कई नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण करेंगी, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गोदावरी और महानदी। ऐसे अब हम गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे।
दाईं ओर से मिलने वाली जो नदियां हैं गंगा में, उनका नाम यमुना, चंबल, बेतवा, टोंस और केन नदी है। लेकिन जो चंबल, बेतवा और केन है, ये सीधे रूप में डायरेक्ट गंगा से नहीं मिलती। ये पहले जमुना से मिलती हैं, फिर जमुना नदी के माध्यम से ये गंगा में मिलती हैं। तो सबसे पहले हम यमुना नदी के बारे में जानेंगे कि यमुना नदी जो है वो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि प्रयागराज, जिसका नाम पहले इलाहाबाद था, उसमें जाकर गंगा में मिल जाती है। दिल्ली और आगरा यमुना नदी के निकट के किनारे बहुत बड़े शहर हैं। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 2 भागों में जाकर बढ़ जाती है। एक भाग हुगली नदी, जिसके किनारे कलकत्ता शहर बसा है, और दूसरा भाग बांग्लादेश में जाता है, जिसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, और जो कि ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने पर बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। अब हम सोन नदी के बारे में पढ़ते हैं। सोन नदी जो है वो अमरकंटक पठार से निकलती है। गंगा के दक्षिण तट पर सोन नदी एक बड़ी सहायक नदी है और यह सीधे ही गंगा से मिलती है। फिर एक चंबल नदी है। अब जो चंबल नदी है ये जाकर यमुना नदी से मिलेगी और फिर यमुना नदी जाकर गंगा नदी से। चंबल नदी का उद्गम या स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो महू के निकट जानापाव, मध्य प्रदेश में जानापाव की पहाड़ी से निकलती हैं। यह प्राचीन नदियों में से एक है और इसमें पूरे साल भर पानी रहता है, इसीलिए इसे बारहमासी नदी भी कहते हैं। और इसका वर्णन भारत का एक महान ग्रंथ है महाभारत, उसमें भी लिखा गया है। यह राजस्थान में जो कोटा शहर है ना, कोटा शहर इसके किनारे पे स्थित है। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान 3 शहरों से निकलती है। अब हम बेतवा नदी के बारे में पढ़ेंगे। बेतवा नदी भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहने वाली यमुना की एक सहायक नदी है। यह रायसेन के कुमरा या कुम्हारा गांव से निकलकर उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट दिशा में बहती है और बहती हुई भोपाल, विदिशा, झांसी, ललितपुर, आप जैसे चित्र में देख भी पा रहे हैं कि ये चित्र ओरछा का है, मतलब जो झांसी से निकलते हुए है। तो यह बुंदेलखंड पठार की सबसे बड़ी नदी है। इसके किनारे सांची और विदिशा 2 बड़े शहर स्थित हैं। अब हम केन नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो केन नदी भी बुंदेलखंड क्षेत्र से गुजरने वाली नदी है, जो कटनी मध्य प्रदेश से निकलती है। इसकी लंबाई 427 किलोमीटर है और पन्ना में इससे कई नदियां आकर जुड़ जाती हैं। फिर बांदा उत्तर प्रदेश में इसका जो यमुना से संगम होता है। दरअसल मंदाकिनी और केन यमुना नदी की आखिरी उपनदियां हैं, क्योंकि इसके बाद यमुना नदी जो है वो गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में एक टोंस नदी भी है, जो मध्य प्रदेश के सतना जिला के कैमूर श्रेणी में स्थित मैयर, जहाँ पर देवी जी का मंदिर भी स्थित है, उसके पास तमसा कुंड एक जलाशय है, वहाँ से निकलती है और नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व में बहती है। फिर सिरसा नामक एक जगह है, वहाँ पर जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। अब हम गंगा से बाईं ओर से निकलने वाली सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहली है रामगंगा। तो रामगंगा का जो वर्णन है वो स्कंद पुराण के मानस खंड में आता है और इसका वर्णन रथवाहिनी नाम से हुआ है। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि इसका कोई मुहाना नहीं है और एक तरफ कहा जाता है कि गढ़वाल मंडल चामोली जिले में कई गधेरों के ताल नामक गांव के पास से मिलने पर रामगंगा बनती है और कन्नौज के पास आकर गंगा नदी में मिल जाती है। अब हम गोमती नदी के बारे में जानते हैं। तो गोमती नदी का जो उद्गम है वो यूपी से माना जाता है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की तहसील माधो तांडा के पास फुलहर झील गोमत ताल से होता है। यह वाराणसी में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है और जो गोमती नदी है वो उत्तर प्रदेश के 8 जिलों से होकर बहती है। अब हम नेपाल से आने वाली नदियां जो गंगा की सहायक नदियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं घाघरा नदी के बारे में। घाघरा नदी को सरयू नदी, शारदा नदी, काली नदी, काली गंगा, इन कई नामों से जाना जाता है। अब जो घाघरा नदी है वो मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है। तिला, सेती, बैरी इसकी सहायक नदियां हैं और इनका जल लेने के बाद यह शीशा पानी में गहरे महागढ़ का निर्माण करते हुए पर्वत से बाहर निकल जाती हैं। अब जो सरयू नदी, शारदा नदी, काली या काली गंगा नदी है
वो इनसे मैदान में मिलती हैं और आखिरी में ये छपरा में जाकर गंगा नदी में विलीन हो जाती हैं। अब हम इसकी दूसरी नदी पढ़ेंगे, गंडक नदी। गंडक नदी दो धाराओं से मिलने से बनती है, काली गंडक और त्रिशूल गंगा। यह नेपाल हिमालय में धौलगिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती हैं और फिर मध्य नेपाल में अववाहित होती हैं। ये बिहार में चंपारण जिले में जाकर गंगा मैदानी क्षेत्र में चली जाती हैं, फिर पटना के पास सोनपुर में गंगा नदी में जा मिलती है। अब हम कोसी नदी के बारे में जानेंगे। तो इसका उद्गम ओरिजिन जो है वो तिब्बत में माउंट एवरेस्ट साउथ में है, उत्तर में है, जहाँ से इसकी मुख्य धारा कौन सी निकलती है, अरुण। और यह नदी जो है वो पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों में भारी मात्रा में अवसाद लाती है। अवसाद मतलब होगा जो कंकड़ पत्थर बड़े बड़े, मतलब जैसे पेड़ों की जड़ें हैं, ये सब बहाकर लाती है और लाकर मैदानी भाग में जमा कर देती है, जिससे इसी नदी का रास्ता रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। और जब खुद का ही रास्ता रुक जाएगा तो ये अपना रास्ता बदल लेगी। और यह नदी जो कोसी नदी है वो अपना मार्ग बदलने में कुख्यात रही है। इसके मार्ग बदलने के ही कारण बिहार क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं, सॉरो ऑफ बिहार। तो ये क्वेश्चन कई एग्जामों में आ चुका है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है ये क्वेश्चन कि बिहार का शोक किसे कहते हैं। तो वो इसका आंसर होगा कोसी नदी। अब हम महानंदा नदी के बारे में जानेंगे। तो महानंदा नदी जो है वह दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और यह पश्चिम बंगाल और बिहार के बीच में बॉर्डर बनाती है और यह बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है और यह पश्चिम बंगाल में आकर गंगा से मिलती है। अब हम गंगा नदी की दाएं ओर से और बाएं ओर से आने वाली सहायक नदियों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम चित्र में देख पा रहे हैं कि गंगा नदी बेसिन में 11 राज्य आए हुए हैं और गंगा नदी का जो क्षेत्रफल है वो 8,61,400 वर्ग किलोमीटर है। इसमें मध्य प्रदेश से आने वाली नदियां भी शामिल हैं, जो कि प्रायद्वीपीय पठार में हम पढ़ते हैं, वो हमने गंगा नदी बेसिन में ही पढ़ ली हैं। अब जो बाकी बची हुई नदियां हैं अब हम उनके बारे में आगे जानते हैं। अब हम इसमें मध्य भारत की नदियां पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले हम मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती हैं। कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं मध्य प्रदेश में? तो नर्मदा, ताप्ती, सोन, चंबल, बेतवा, कैन, छिप्रा, ऐसी कई नदियाँ हैं जो कि मध्य प्रदेश में बहती हैं। हम सबसे पहले नर्मदा नदी को डिस्कस करते हैं। तो नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में मैकाल पर्वतमाला है ना, उसके अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिरती है। अब जो खंबात की खाड़ी है वो अरब सागर, इसका मतलब यही होगा कि ये अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 1312 किलोमीटर और मध्य प्रदेश राज्य में इसकी लंबाई कितनी है? तो 1077 किलोमीटर है। यह राज्य की सबसे बड़ी नदी है, इसीलिए नर्मदा नदी को मध्य भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। और नर्मदा नदी की कई सहायक नदियां हैं, जैसे शकर, हिरन, बनास, चंद्रकेसर, तवा, कानर, बरना, तेंदौली, मान, उरी, हथनी, बरनार, बजर, शेर, देव, गोई और गंजाल। और इस समय पे अभी नर्मदा नदी में भी बाढ़ आई हुई है। तो जो ताप्ती नदी है, अब हम ताप्ती नदी के बारे में पढ़ेंगे। ताप्ती नदी जो है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नगर के पास से निकलती है। यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती नदी है उसकी लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। और इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? बोरी, गिरना, पूर्वा, पांचरा, शिवा और बाकुड़। अब हम बेतवा नदी, चंबल नदी, कैन नदी, सोन नदी और टोंस नदी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम इसके आगे छिप्रा नदी के बारे में जानते हैं। छिप्रा नदी जो है वो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित काकरी बरड़ी नामक जगह से निकलती है। काकरी बरड़ी जो है वो पहाड़ी है, उससे छिप्रा नदी निकलती है और छिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है और चंबल यमुना की सहायक नदी है और यमुना गंगा की सहायक नदी है। इसीलिए हमने जो चंबल नदी, कैन नदी, टोंस नदी, ये सभी के बारे में हमने गंगा नदी बेसिन क्षेत्र के में कवर कर लिया था। अब जो छिप्रा नदी है वो खान नदी और गंभीर नदी छिप्रा की सहायक नदियां हैं
और क्षिप्रा नदी की लंबाई कितनी है? 195 किलोमीटर। अब हम काली सिंध नदी के बारे में जानते हैं। तो काली सिंध नदी मध्य प्रदेश के देवास के पास एक बागली गांव है, वहां से निकलती है और राजस्थान में चंबल नदी में मिल जाती है। अब तवा नदी, तो तवा नदी मध्य प्रदेश के कालीभीत पहाड़ियों से निकलती है और नर्मदा की ये सहायक नदी है। तवा नदी की प्रमुख सहायक नदियां भी कौन कौन सी हैं? देनवा, मालिनी, सुखतवा, ये सब तवा नदी की सहायक नदियां हैं। अब हम बैनगंगा नदी के बारे में जानते हैं। तो बैनगंगा नदी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में कौन सा पठार है? परसवाड़ा, इस पठार से निकलती है। परसवाड़ा पहाड़ से बैनगंगा नदी निकलेगी और बैनगंगा और वर्धा नदी के जो संगम स्थल है इसे प्राणहिता नाम से जाना जाता है। अब सिंध नदी, देखिए एक सिंधु नदी थी, उसकी 5 सहायक नदियां थी जिनके बारे में हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं। व्यास, रावी, सतलज, झेलम, व्यास, ये सब हम बना चुके हैं। तो अब ये सिंध नदी है, ये मध्य भारत की या मध्य प्रदेश की एक नदी है। सिंध नदी मध्य प्रदेश के गुना जिले में सिरोंज के पास से निकलती है और उत्तर प्रदेश में इटावा के पास चंबल नदी में मिल जाती है और कुंवारी जो है वो इसकी प्रमुख सहायक नदी है। अब एक नदी और रह गई है मध्य भारत में, उसका नाम है कुनू नदी। तो जो कुनू नदी है वो मध्य प्रदेश की शिवपुरी पठार से निकलती है और ये चंबल नदी की सहायक नदी। अब हम दक्षिण भारत की नदियां पढ़ेंगे। तो दक्षिण भारत की नदियों में मांडवी नदी है जो कर्नाटक से आती है और गोवा में आकर अरब सागर में गिर जाती है। गोवा की राजधानी जो है ना पणजी, वो मांडवी नदी के तट पर स्थित है। अब एक जुआरी नदी है जो गोवा से निकलती है और गोवा में ही अरब सागर में मिल जाती है। एक नदी है गंगावेली। गंगावेली नदी जो है वो कर्नाटक से निकलकर कर्नाटक में ही अरब सागर में मिल जाती है। ये छोटी छोटी नदियां हैं जो जिनका उद्गम स्थल भी लगभग वहीं है और वहीं से ये जाकर थोड़ी ही दूर जाकर सागर में गिर जाती हैं। अब है पेरियार नदी। पेरियार नदी केरल से निकलकर केरल में ही अरब सागर में गिर जाती है। अब है भरतपुजा नदी। भरतपुजा नदी जो है वो तमिलनाडु से आकर केरल में अरब सागर में गिर जाती है। दक्षिण भारत की नदियों में एक लूनी नदी भी है जो राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में अजमेर के पास अरावली पर्वत श्रृंखला से लूनी नदी निकलती है। इसको लवण नदी भी कहा जाता है। लवण नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह खारे पानी की नदी है और सांभर झील से होकर गुजरती है। और ये कहाँ जाकर विलुप्त हो जाती है? तो ये गुजरात के रण ऑफ कच्छ में जाकर विलुप्त हो जाती है। मतलब यह किसी भी सागर में, ना बंगाल की खाड़ी में गिरती, ना ये अरब सागर में गिरती। ये कच्छ के, गुजरात का जो रण है ना, कच्छ का रण, वहाँ पे जाकर विलुप्त हो जाती है। फिर इसके आगे का इसका कोई पता ही नहीं रहता है। अब है साबरमती नदी। तो साबरमती नदी जो है वो राजस्थान के उदयपुर के जिले में मेवाड़ की पहाड़ियों से निकलती है और गुजरात का अहमदाबाद, गांधीनगर शहर ये साबरमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है और ये आगे चलकर अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अब हम आगे दक्षिण भारत की बड़ी बड़ी नदियों के बारे में जानते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं दक्षिण भारत की और भारत की भी। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम दामोदर नदी की। तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के बीच से भ्रंश घाटी में बहते हुए हुगली नदी में मिल जाता है और दामोदर नदी जो है वो प्रत्यक्ष रूप से बंगाल की खाड़ी में ना गिरकर पहले हुगली नदी के में मिलती है और फिर अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। अब है स्वर्णरेखा नदी। तो स्वर्णरेखा नदी झारखंड की राजधानी रांची के पास से निकलकर 3 राज्य, कौन कौन से? झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इनसे होकर निकलती है और उड़ीसा तट पर अपना मुहाना बनाती है। अब छोटा नागपुर पठार जो है उसमें एक औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया है, इसलिए औद्योगिक इकाई से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ, मतलब जो भी गार्बेज वगैरह है ना, वो स्वर्णरेखा नदी में गिराया जाता है जिससे कि वो पॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा उसमें पॉल्यूशन हो गया है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो गई है। इस कारण उसमें जलीय जंतु कौन कौन से होंगे? जैसे मछली वगैरह, कछुआ या जो भी उनमें रहते हैं जंतु, वो इसमें नहीं पाए जाते, जिसके कारण स्वर्णरेखा नदी जो है वो उसको जैविक मरुस्थल कहते हैं। झारखंड का एक प्रमुख शहर कौन सा? जमशेदपुर, ये स्वर्णरेखा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा हुआ प्रमुख शहर कौन सा है? तो जमशेदपुर है।
अब है वैतरणी नदी। वैतरणी नदी उड़ीसा के क्योंझर पठार से निकलती है और उड़ीसा के तट पर अपना जल गिराती है। अब है ब्राह्मणी नदी। तो ब्राह्मणी नदी रांची के पास से निकलेगी और उड़ीसा तट पर अपना मुहाना बनाएगी। अब जो छोटा नागपुर पठार से 3 नदियां निकलती हैं, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी और ब्राह्मणी नदी। लेकिन जो वैतरणी नदी है वो छोटा नागपुर पठार से ना निकलकर क्योंझर के पठार से निकलती है। अब जो महानदी है, महानदी क्या है, छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से निकलती है और उड़ीसा के कटक शहर के पास अपना डेल्टा बनाती है। हमने डेल्टा के बारे में पहले भी पढ़ा है इसी वीडियो में कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, जिसे कि सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। महानदी के अलावा नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये नदियां भी ऐसी हैं जो कि डेल्टा बनाती हैं। छत्तीसगढ़ में महानदी की घाटी को छत्तीसगढ़ बेसिन कहा जाता है और ये बेसिन धान उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसीलिए छत्तीसगढ़ बेसिन को धान का कटोरा कहते हैं। अब जो गोदावरी नदी है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी और भारत की दूसरी लंबी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है 1465 किलोमीटर। इसीलिए गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है या बूढ़ी गंगा कहा जाएगा। अब जो गोदावरी नदी है वो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर स्थित कौन सी जगह है, नासिक त्र्यंबकम, इस जगह के स्थान से निकलती है और 3 राज्यों से होकर जाती है। वो राज्य कौन कौन से हैं, तो महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। गोदावरी नदी की कई सहायक नदियां हैं, जैसे प्रवरा, पूर्णा, वैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती और मंजीरा। अब जो प्रवरा, पूर्णा, वैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती और मंजीरा है, इनमें से सभी नदियां जो हैं वो उत्तर की ओर बहती हैं, जबकि मंजीरा नदी है वो दक्षिण की ओर बहती है और गोदावरी नदी में मिल जाती है। वैनगंगा नदी गोदावरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है और इंद्रावती नदी जो है वो उड़ीसा के बस्तर के पठार से निकलकर छत्तीसगढ़ राज्य में बहते हुए पूर्व की ओर तेलंगाना राज्य में गोदावरी नदी से मिल जाती है। अब हम कृष्णा नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर महाबलेश्वर चोटी से निकलती है और 4 राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। अब जो कृष्णा नदी है वो विजयवाड़ा के पास डेल्टा बनाती है। कृष्णा नदी गोदावरी नदी का डेल्टा आपस में मिल गया है और इनके मिलने पर एक झील का निर्माण हुआ है। उस झील को कहते हैं कोलेरू झील। किससे, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी का जो डेल्टा है उसके बीच में जो झील बनी है उसे कहेंगे कोलेरू झील। अब कृष्णा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयना और मूसी। अब जो तुंगभद्रा नदी है ये पश्चिमी घाट पर 2 धाराओं से मिलने से बनती है। कौन कौन सी धारा है, तुंगा और भद्रा। तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है जो दक्षिण भारत से बहते हुए कृष्णा नदी में मिल जाती है। अब आंध्र प्रदेश की राजधानी है ना हैदराबाद, वो कहाँ स्थित है, तो मूसी नदी के तट पर हैदराबाद स्थित है। अब हम पेन्नार नदी के बारे में जानते हैं। तो पेन्नार नदी कृष्णा नदी और कावेरी नदी दोनों के बीच से बहती है। पेन्नार नदी आंध्र प्रदेश में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है और ये कर्नाटक में कोलार नामक जगह से निकलती है और आंध्र प्रदेश में अपना मुहाना बनाती है। अब हम कावेरी नदी के बारे में जानते हैं। तो कावेरी नदी कर्नाटक में पश्चिमी घाट के पुष्पगिरी या ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और ये 2 राज्यों में बहती है। वो राज्य कौन कौन से हैं, तो कर्नाटक और तमिलनाडु। अब कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं और हमारे भारत की गंगा कौन सी है, वही गंगा जो हिमालय से निकलती है और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी मैंने बताया था कि गोदावरी को भी गंगा कहते हैं, तो गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा कहते हैं क्योंकि जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं ये प्राचीन नदियां हैं, पुरानी नदियां हैं और जो हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां हैं, चाहे वो सिंधु नदी हो, ब्रह्मपुत्र नदी हो या फिर गंगा नदी, वहाँ से निकलने वाली जो भी नदियाँ होंगी वो नई नदियाँ हैं।
इसीलिए कावेरी नदी जो है वो दक्षिण भारत की गंगा है और गोदावरी दक्षिण भारत की या भारत की बूढ़ी गंगा कहलाती है। अब कावेरी नदी जो है इसमें हमेशा साल भर पानी रहता है, इसीलिए यहाँ धान की खेती भी अच्छी होती है और इसे दक्षिण भारत का धान का कटोरा भी कहते हैं। कावेरी नदी जो है उसकी कई सहायक नदियां हैं, जैसे शिमसा, आक्रावती, हेमवती, अमरावती, काबिनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ और लोकपावनी। अब जो कावेरी नदी है उसका जलग्रहण क्षेत्र या उसका फैलाव कितना है, तो 4 राज्यों में है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में। अब हम वैगाई नदी के बारे में जानते हैं। तो वैगाई नदी तमिलनाडु के पास वारुशनाडु पहाड़ी से निकलती है। मदुरै एक प्राचीन शहर है, जैसे कई प्राचीन शहर हैं वाराणसी वगैरह ऐसे। तो जो मदुरै है वो वैगाई नदी के तट पर स्थित है और वैगाई नदी है वो रामेश्वर के पास पाक जल डमरू मध्य में अपना मुहाना बनाती है। अब हम ताम्रपर्णी नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो कार्डेमम पहाड़ी में स्थित अगस्त्य मलाई चोटी से ये निकलती है। हमने कार्डेमम की पहाड़ियाँ भी पढ़ा था जब हमने भारत की पर्वत वाली वीडियो बनाई थी, उसमें हमने इसके बारे में कार्डेमम पहाड़ियों को, इलायची की पहाड़ियों को अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है। यदि आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप वो वीडियो देख सकते हैं और उसमें पर्वत के बारे में, पहाड़ के बारे में डिटेल से मैंने समझाया हुआ है। तो कार्डेमम की पहाड़ियों में स्थित अगस्त मलाई की चोटी से ताम्रपाणी नदी निकलती है और मन्नार की खाड़ी में अपना पानी या जल गिराती है। अब इस प्रकार से हमारे दक्षिण भारत की नदियाँ भी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब ये वीडियो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, इसमें सभी नदियों को मैंने कवर किया हुआ है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए। यदि आपको इसमें कुछ पसंद ना आया हो तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरा सपोर्ट देने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।